हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका इंट्रोडक्शन आज अपन करने वाले हैं, है ना। तो ये जो चैप्टर है मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चों को पता नहीं क्यों लगता है बहुत कठिन है, उसके बारे में अपन देखते हैं कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण बच्चों को कठिनाई आती है। इसकी शुरुआत हम देखते हैं। देखो, शुरुआत में सबसे पहले जो कठिनाई का रीजन होता है ना, वो होते हैं ये ईयर्स। जैसे कि इस चैप्टर में शुरुआत हुई है 1848 से। यहां पर हम देखते हैं फ्रेडरिक सॉरियू नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1848 में 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई थी। और उन 4 पेंटिंग्स की जो सीरीज थी ना, उसमें से सबसे पहली पेंटिंग का प्रिंट हमको हमारी किताब में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में आपको यह चीज मिलेगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमको क्यों दे रहे हैं, और चैप्टर की शुरुआत ये 1848 से क्यों करी, क्योंकि हम देखते हैं बाद में फिर हम 17th 18th सेंचुरी पर जाते हैं, फिर 1815 पर जाते हैं, फिर 1830 पर। तो अभी शुरुआत में तो 1848 से पढ़ रहे हैं और फिर हम आएंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, फिर उल्टा चलेंगे 17th 18th सेंचुरी पर जाएंगे। तो बच्चा यहीं कंफ्यूज हो जाता है कि यार समझ ही नहीं आ रहा, यहां से प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो यहां ध्यान में रखना कि 1848 से शुरुआत इसीलिए करी क्योंकि फाइनली फ्रेंच गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आई 1848 में। इसके पहले तक फ्रेंच गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं थी। कभी मोनार्की, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कभी रिपब्लिक, यही चल रहा था। जैसे कि आपको याद होगा 1774 में फ्रांस के राजा बने थे लुईस 16, 9th क्लास में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था। फिर 1791 में फ्रांस क्या बन गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। 1792 में फ्रांस क्या बन गया था, एक रिपब्लिक बन गया था। फिर 1794 में रूल ऑफ डायरेक्टरी चालू हुआ। 1804 में नेपोलियनिक रूल चालू हुआ जो 1815 में खत्म हुआ। अब 1815 तक की स्टोरी तो आपने पढ़ी है 9th में। 1815 के बाद की स्टोरी अपन को इस चैप्टर में मिलेगी कि यूरोप में क्या चल रहा था। ठीक है, तो 1815 पर हम वापस आएंगे, वापस डेफिनेटली पहुंचेंगे 1815 पर। हमको शुरुआत वहीं से करनी है जहां हमने 9th में छोड़ा था। लेकिन उसके पहले अपन ये 1848 पर आते हैं, 17th और 18th सेंचुरी की बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ये सब ये समझने के लिए कि नेशन क्या होते हैं, नेशनलिज्म क्या होता है, यूरोप में ये नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे इमर्ज हुई और कब इमर्ज हुई। ठीक है, इसीलिए एक रेफरेंस की तरह, एक एग्जाम्पल की तरह हम यहां पर ये चीज ले रहे हैं कि 1848 में फ्रेडरिक सॉरियू ने जो पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग में उन्होंने क्या किया, विजुअलाइज किया कि नेशन कैसा होना चाहिए और डिफरेंट नेशंस के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए। इसीलिए यहां से शुरुआत करी। अब इनकी इस पेंटिंग में देखें जरा कि इन्होंने विजुअलाइज क्या किया। इन्होंने क्या किया, यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया। ये देखो लाइन से खड़े हुए हैं, दे आर स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। ये दिख रही है बड़ी लंबी लाइन, यहां तक हमको बहुत बड़ी लंबी लाइन दिख रही है ना। तो ये जो हमको लाइन दिख रही है ना लोगों की, ये एक्चुअली क्या है, नेशंस। हम उनको उनके फ्लैग से पहचान पाएंगे कि ये किनका फ्लैग है। ये जर्मनी का फ्लैग है, ये फ्रांस का फ्लैग है, ये ऑस्ट्रिया का फ्लैग है। तो हम इनको इनके फ्लैग से और इनकी कॉस्ट्यूम से पहचान पाते हैं कि ये कौन से कंट्री के लोग हैं। ठीक है, तो फ्रेडरिक सॉरियू जो थे ना, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी और इस पेंटिंग का प्रिंट हमको यहां पर दिया हुआ है। ठीक, अब इस पेंटिंग में उन्होंने कहां के लोगों को रिप्रेजेंट किया है भाई, सिर्फ यूरोप और अमेरिका। इसमें एशिया नहीं है, इसमें अफ्रीका नहीं है, इसमें और कहीं जो जहां जहां पर कॉलोनीज थी। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, जहां जहां पर यूरोपियंस या अमेरिकन रूल कर रहे थे, उन कॉलोनीज के लोगों को यहां उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि ये तो वहां रूल कर रहे हैं, वहां पर ये नेशंस नहीं बनाना चाह रहे। देखो यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री यहां से हमको समझ में आती है कि यूरोपियंस हर जगह अपने आप को सुपीरियर बता रहे हैं। इवन हमारे यहाँ एनसीईआरटी में आप देख लो, यहां पर यूरोप की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और यहां पर भी हमको ये दिख रहा है कि भाई सिर्फ यूरोप और अमेरिका के लोगों को ये दिखा रहे हैं फ्रेडरिक सॉरियू। ये समझ रहे हैं कि सिर्फ यही लोग नेशन बन सकते हैं, जहां पर ये रूल कर रहे हैं जो कॉलोनीज हैं इनकी, वो नेशन बन ही नहीं सकते। ये हमको इससे समझ में आ रही है ये चीज। ठीक है, अब कॉलोनियल पीपल को इनने छोड़ दिया, सिर्फ यूरोप और अमेरिका के लोगों को यहां दिखाया कि सारे टाइप के लोग जो हैं, इसमें मैन भी हैं, विमेन भी हैं, सब टाइप के। ठीक है, किसी भी एज के ले लो, सोशल क्लासेस के ले लो, है ना, हर टाइप की
लोग आपको इसमें नजर आएंगे और वो कैसे खड़े हुए हैं, एक लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी लाइन लगाकर ये खड़े हुए हैं एंड दे आर ऑफरिंग होमेज। होमेज यानी क्या होता है, रिस्पेक्ट, होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये क्लियरली समझ में आ रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहां पर हमको, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है। हम जानते हैं भाई ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ना, ये कहां के आर्टिस्ट ने इमेजिन किया था, फ्रांस के आर्टिस्ट ने इमेजिन किया था। यहां पर लिबर्टी यानी आजादी, फ्रीडम को इन्होंने एक वेमेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। देखो यहां पर ये टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट क्या रिप्रेजेंट करती है, एनलाइटनमेंट का मतलब होता है हाईएस्ट नॉलेज। और यहां पर हमको ये समझ में आ रहा है कि आपको आपकी आजादी कब मिल सकती है, आपको आजादी तभी मिल सकती है जब आप नॉलेज गेन कर लें। और नॉलेज कैसे मिलेगा, एजुकेशन के थ्रू। तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताता है कि यदि आप एजुकेटेड नहीं हुए तो आपको आजादी नहीं मिलेगी और बाकी के राइट, जैसे यहां पर हमको दिख रहा है ना ये राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, आपको आपके सारे अधिकार तभी मिल पाएंगे जब आप एजुकेटेड होंगे, जब आप नॉलेज गेन कर लेंगे। यदि आप एजुकेटेड नहीं हैं, यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, तो किसी ना किसी रूप में आप हर किसी ना किसी व्यक्ति के गुलाम हैं। सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो आपको आजादी दिला सकती है, ठीक है ना। तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इस नॉलेज की, एनलाइटनमेंट की, ज्ञान की इंपॉर्टेंस आपको बता रहा है कि नॉलेज क्यों गेन करना है, पढ़ाई क्यों करनी है। क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं, आप नॉलेज गेन नहीं करेंगे, आप किसी ना किसी के गुलाम बने रहेंगे किसी ना किसी रूप में। तो यदि आजाद होना चाहते हो, आजादी गेन करना चाहते हो, तो आपको नॉलेज गेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमको ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने सब जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखो सारे नेशंस हैं, ये सब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। इंसान के लिए सबसे कीमती चीज क्या है, उसका फ्रीडम है ना। हम सब चाहते हैं यार हम फ्री हो, हम जो चाहें वो कर सकें। और जहां रिस्ट्रिक्शंस आते हैं हमारे ऊपर तो हमको लगने लगता है यार ये क्या है ये। तो ये आजादी की कीमत अभी कोरोना में बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। घर से निकलने नहीं मिल रहा था, लगता था कि कब घर से निकल जाएं। कुछ लोग तो पुलिस के डंडे खाकर भी बाहर निकलते थे, डंडे खा रहे हैं लेकिन घूमेंगे फिरेंगे, है ना। तो भाई आजादी की कीमत हम सब ने कोरोना में समझ ही ली थी कि कितनी ज्यादा है, ठीक। तो आजादी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने ये सब रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद और क्या क्या दिख रहा है इस इमेज में अपन को, कि जो आर्टिस्ट है ना, इन्होंने जो लिबर्टी है उसको एक विमेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट के थ्रू, ठीक है। और दूसरे हाथ में क्या है, द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसके थ्रू, ठीक। अब ये फोरग्राउंड देखो, जमीन का हिस्सा जो दिख रहा है हमको इमेज में, इसमें हमको जो एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम्स हैं, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम क्या होती है, जहां पर जो व्यक्ति रूल कर रहा है उसकी पावर पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम या इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी इंस्टीट्यूट में मेरी अथॉरिटी सबसे ज्यादा है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, जैसे कि पहले हुआ करता था मोनार्की। मोनार्क की पावर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था, है ना। तो मोनार्क जो होता है वो एक एब्सोल्यूटिस्ट पर्सन कहलाता है, एक एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन कहलाता है, ठीक है। एक एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है मोनार्क, ठीक। इसकी पावर पर कोई रिस्ट्रेन नहीं है। तो ये जो इमेज है इसमें हमें नीचे फोरग्राउंड में क्या नजर आ रहे हैं, एब्सोल्यूटिस्ट पावर के सिंबल, जैसे कि देखो क्राउन नजर आ रहा है हमको, यहां पर ये हमको एक ईगल पड़ा हुआ नजर आ रहा है ना। ये सब एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल्स हैं जो जमीन में पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम खत्म हो रही है, ठीक है। तो इमेज में जो फोरग्राउंड है उसमें हमें क्या दिख रहा है, शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, ठीक। और क्या चीज है इसमें, फ्रेडरिक सॉरियू की इमेज में हम देखते हैं उनका यूटोपियन विजन, ठीक है। अब ये यूटोपियन विजन का मतलब क्या है, यूटोपियन का मतलब होता है आइडियल, ठीक है। आइडियल हम जानते हैं जो एक्चुअली में होता ही नहीं है ना। तो इनका जो विजन है ना एकदम बहुत ज्यादा आइडियल है, ठीक है। अब इस आइडियल विजन में क्या देख रहे हैं, ये क्या है इनका यूटोपियन विजन, ये क्वेश्चन आता है यहां से, व्हाट वाज फ्रेडरिक सॉरियूज यूटोपियन विजन। तो विजन क्या है,
पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। ठीक है, ये इनका विजन है। ठीक है, कि दुनिया भर के लोग जो हैं उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, नेशंस। ठीक है, और इनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अब देखो यहां में इमेज में दिख रहा है, यहां पर अलग इनके बीच में कोई डिफरेंस तो दिख नहीं रहा कि कोई गैप हो या कोई ऐसा सिंबल लगा दिया हो जिससे पता चल जाएगा कि ये अलग कंट्री के हैं, ये अलग कंट्री के हैं। हम इनको कैसे पहचान पा रहे हैं? सिर्फ इनके नेशनल फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम्स के थ्रू। जो कॉस्ट्यूम्स इन्होंने पहन रखी हैं इनके थ्रू हम आपको इनको पहचान पा रहे हैं कि भाई ये कौन सी कंट्री के, खासतौर से फ्लैग के थ्रू कि ये कौन सी कंट्री के लोग हैं, है ना। तो यहां पर हमको दिख रहा है ये फ्रांस का फ्लैग है, ये जर्मनी का फ्लैग है, ये ऑस्ट्रिया का फ्लैग है, अलग अलग कंट्री के फ्लैग हमको नजर आ रहे हैं। ऐसे ही सारे दुनिया भर के जो लोग हैं खासतौर से यूरोप और अमेरिका के, वो ऐसे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, इन्होंने अपने नेशंस बना लिए हैं। ये इनका विजन था, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि इस इमेज में हमें दो कंट्रीज नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ का एक हिस्सा जो है इमेज का आपको ओरिजिनली जो एक ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल पेंटिंग है उसी में देखने मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड और यूएसए जो ऑलरेडी डेमोक्रेसीज बन चुके थे, जहां पर लिबर्टी आ चुकी थी, वो आगे निकल चुके, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल चुके। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले ही लिबर्टी आ चुकी है ना। तो हम देखते हैं कि जो प्रोसेशन चला आ रहा है, इस प्रोसेशन में यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड ये पहले ही आगे निकल चुके हैं। हम जानते हैं भाई फ्रांस जस्ट पहुंचा है 1848 से, हमने चैप्टर की शुरुआत करी है अपने। 1848 में फ्रांस में जस्ट स्टेबिलिटी आई, रिपब्लिक बना है, इसीलिए फ्रांस जस्ट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने पहुंचा है। ठीक है, ये हमको नजर आ रहा है यहाँ पर, है ना। ये फ्रांस जो है ये जस्ट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने यहाँ पर पहुंचा है। ठीक, उसके पीछे जर्मनी खड़ा हुआ है, उसके पीछे ऑस्ट्रिया खड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या देखा, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स आगे निकल चुके हैं, जो इमेज में नजर नहीं आ रहा। फ्रांस जस्ट सामने पहुंचा है क्योंकि यहां स्टेबिलिटी आई है, और जर्मनी उसके पीछे है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जर्मनी नेशन नहीं बना है। ठीक है, ये जो अपन को यहां पर कलर्स दिख रहे हैं, ये ट्राई कलर्स जो दिख रहे हैं, ये हमको नेशन के बारे में बता रहा है कि कौन सा नेशन है। और जर्मनी जो है उस समय जो कंट्री एक नेशन नहीं बना था। इसका जो ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग है, इससे हम उसको पहचान पा रहे हैं, ये अभी कंट्री नहीं बना। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है फिर, या जो भी कंट्रीज उसके पीछे खड़ी हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं? होप को, कि बहुत जल्दी ही ये सारे जो किंगडम्स हैं, जो उस समय मोनार्कीज थी, है ना, ये सारे मोनार्कीज भी बहुत ही जल्द क्या बन जाएंगे, बन जाएंगे, है ना। तो हमने ये देखा कि ये जो फ्रेडरिक सोरियू का जो विजन है, इसमें इन्होंने जो इमेज में अपना विजन बताया है, इसमें हम देखते हैं जर्मन स्पीकिंग जो प्रिंसिपैलिटीज हैं वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अभी बनी नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेगी तो ये एक लिबरल होप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, हंगरी, रशिया, ये सब हमको दिखेंगे। ये सब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं होप को। ठीक है, कि ये बहुत ही जल्द ये सारी जो कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज क्या बन जाएंगी? नेशंस बन जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या देखा? सब नेशन 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 नेशन, बार बार घूम घूम के हम आ रहे हैं काय पर? नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये नेशन पर ही आ रहे हैं। ये सब देखो, यहां पर हमें ये अच्छा क्राइस्ट दिख रहे हैं, एंजल्स दिख रहे हैं, सेंट्स दिख रहे हैं, ये सब भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि ये जो नेशंस हैं, डिफरेंट वर्ल्ड के जो डिफरेंट नेशंस हैं, इनके बीच में क्या हो? भाईचारा, फ्रेटर्निटी हो। तो आर्टिस्ट ने देखो कितना सोचा। हम इतना सोच पाते हैं क्या? लेकिन एक आर्टिस्ट कितना सोच लेता है, देखो उसने सब सोच लिया। उसके इमेज में आपने सारी चीजें, एक इमेज को ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ पाओगे। उसने बता दिया कि यहां पर डेमोक्रेसी आ गई है, लिबर्टी आ गई है, तो उसने जस्ट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़ा कर दिया। बाकी आने वाली है इसलिए उसके पीछे खड़े कर दिए। जिनमें आ चुकी है वो आगे चले गए। ठीक है, नीचे डेमोक्रेट मोनार्की के जो शैटर्ड रिमेन्स हैं वो पड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं कि मोनार्की खत्म हो रही है। ऊपर क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स क्या बता रहे हैं? कि भाई इन सारे नेशंस के बीच में फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो, मिलजुल कर रहे हैं, इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि एक अकेला नेशन बन जाएगा उससे कोई फायदा नहीं है। सारे कंट्रीज जो हैं, वो सारे जो किंगडम्स हैं वो नेशंस बन जाने चाहिए,
और ऐसा नहीं कि उसके बाद भी लड़ रहे हैं, उसके बाद भी यदि लड़ते रहे तो कोई फायदा नहीं। तो नेशन होता क्या है, अब अपना मेन क्वेश्चन जो है व्हाट इज अ नेशन। ठीक है, अब नेशन क्या होता है ये चीज समझाने के लिए हमें एक आपके सीबीएसई में एक बॉक्स दिया हुआ है, बहुत से लोग उस बॉक्स को पढ़ते नहीं है। वहां दिया हुआ है अर्नेस्ट रेनन ने नेशन की डेफिनेशन दी हुई है, वो डेफिनेशन आपको मिलेगी उस बॉक्स में। ठीक है, तो अब हम आने वाले हैं अपने क्वेश्चन पर, व्हाट इज अ नेशन। ठीक है, ये किसने बताई, अर्नेस्ट रेनन ने। अब चूंकि यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री है तो ये क्या बोल देते हैं कि अर्नेस्ट रेनन ने डिफाइन किया कि नेशन क्या होता है, लेकिन याद रखना भाई ऐसा नहीं है। हमारे यहां भारत में ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का उपयोग किया गया है। इसका मतलब है कि नेशन या राष्ट्र क्या होता है ये हमारे यहाँ के लोग पहले से जानते थे और वैसे राष्ट्र के जैसे रहते भी थे। अभी हम इसीलिए इनने जो डेफिनेशन दी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में इन्होंने एक लेक्चर दिया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में इन्होंने एक लेक्चर दिया था 1882 में। ठीक है, यही जो लेक्चर है या ऐसे कहें इसको, यही ऐसे आगे चल के पब्लिश हुआ। ठीक है, और उसका नाम था व्हाट इज अ नेशन। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया पहले लोग जो नेशन की डेफिनेशन दे रहे थे उसको, और एक नई डेफिनेशन इन्होंने दी। पहले क्या डेफिनेशन दे रहे थे लोग कि भाई जहां पर रेस, रिलीजन, टेरिटरी और लैंग्वेज ये चीजें सेम हो वो एक नेशन होता है। यदि इस डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो इंडिया तो नेशन है ही नहीं। हमारे यहां तो देखो लैंग्वेजेस कितनी सारी हैं, 22 तो शेड्यूल लैंग्वेजेस ही हैं हमारे यहाँ। फिर उसके अलावा फॉरेन लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, और यदि हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो लगभग 150 से 200 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, और डायलेक्ट्स जिन्हें हम बोलियां कहते हैं करीबन 1500 के आसपास तो हमारे यहाँ बोलियां हैं। तो इसके हिसाब से तो इंडिया नेशन है ही नहीं। रेस का हमें पता ही नहीं है, कितने सारे रेस मिक्स हो चुके हैं हमारे यहाँ पर, है ना। रिलीजन भी कितने सारे हैं, मुझे नहीं लगता जितने रिलीजन इंडिया में, दुनिया में किसी और कंट्री में इतने रिलीजन फॉलो किए जाते होंगे, है ना। और टेरिटरी जरूर हमारी एक है, ये चीज है, लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से तो हमारी कंट्री एक नेशन कहला ही नहीं सकती थी, है ना। तो फ्रेडरिक सॉरियू ने कहा कि भैया ये जो डेफिनेशन अपन दे रहे हैं ये गलत है, ये डेफिनेशन सही नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या सही है। अब जो उन्होंने डेफिनेशन दी उस पर हमारा भारत भी खरा उतरता है। ठीक है, मैंने बताया ऋग्वेद में नेशन शब्द का उपयोग किया गया, राष्ट्र शब्द का उपयोग किया गया है, और राष्ट्र था भी, यूनिटी थी, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक आप देखेंगे हमारा कल्चर एक जैसा था, लोगों में यूनिटी थी। हजारों सालों से हमारे यहां प्रथा चली आ रही है कि गंगा सागर से जल लेकर आएंगे और रामेश्वरम में जाके शंकर जी के ऊपर चढ़ाएंगे। हमारे जो 4 धाम हैं वो हमारे इंडिया की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ में बद्रीनाथ, साउथ में रामेश्वरम, ईस्ट में पुरी और वेस्ट में द्वारिका, है ना। ये हमारी इंडिया की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते। तो राष्ट्र तो था हमारे यहां, ठीक है, बस यूरोपियंस आए तो उन्होंने हमारी इस हिस्ट्री को एपिक में कन्वर्ट कर दिया। वो हमारी हिस्ट्री जो है उसको मान ही नहीं रहे, बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इंडियंस तो इतने डेवलप्ड थे ही नहीं, वो तो हमें नाकारा निकम्मा समझते थे। उनको तो लगता था हमें अपने ऊपर रूल करना भी नहीं आता, हमें चलाना ही नहीं आता देश एक, उनको यही लगता था। इसीलिए तो वो क्या चाहते थे, इंडिया से सिर्फ क्लर्क्स। हमारे यहां आज भी वही सिस्टम चल रहा है, अंग्रेजी पढ़ो क्लर्क बनो, अंग्रेजी पढ़ो क्लर्क बनो, यही सिस्टम अभी भी चल रहा है जो अंग्रेजों ने चालू कर दिया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो हुआ करता था वो खत्म कर दिया। उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कारण ही इंडिया सोने की चिड़िया था, गोल्डन स्पैरो था। लेकिन इनने क्या, नौकरी नौकरी नौकरी। आज हम देखते हैं यही चल रहा है सिस्टम, नौकरी वाला ही सिस्टम चल रहा है जो ब्रिटिशर्स बना के चले गए। पेरेंट्स लगे रहते हैं बच्चों को पढ़ो 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 पढ़ो, कई बार उनको खुद ही नहीं पता होता वो बच्चों को क्यों बोल रहे हैं, क्यों पढ़ो, मार्क्स लेकर आओ। इतना कंपटीशन बढ़ा दिया, इतना टेंशन बढ़ा दिया है बच्चों के दिमाग में कि वो पढ़ाई से नफरत करने लगा, जबकि पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है। लेकिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 99%, 98% इतना लेकर आना है तुमको, नहीं तो तुमको क्या नौकरी नहीं मिलेगी। यही है, कोई एक यही चीज चल रही है, बस नौकरी नहीं मिलेगी और तो कुछ है नहीं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी तो हो सकता है। यदि बच्चे के अंदर स्किल्स हैं, टैलेंट है उसके अंदर, तो वो कुछ ना कुछ लाइफ में करेगा और बहुत अच्छा कर लेगा, है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सिस्टम बना दिया, अंग्रेजी पढ़ो। आज भी हमारे दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज जो आगे बढ़ रही हैं वो अपनी भाषा के दम पे बढ़ रही हैं।
जापान जाओगे तो जापानीज में पढ़ाई होती है, चीन जाओगे तो चाइनीज में पढ़ाई होती है, लेकिन इंडिया में अंग्रेजी में पढ़ाई हो रही है। आप क्या कर सकते हैं, लेकिन चल रहा है सिस्टम आज भी अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। अलग से अंग्रेजी पढ़ने वाले बोले जिसको ज्यादा अच्छी अंग्रेजी पढ़ना आईसीएससी बोर्ड में आ जाओ भाई, है ना। तो अंग्रेजी के दम पर ही चले जा रहे हैं, अभी भी अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। अंग्रेज जो पढ़ा गया अभी भी हम वही पढ़ रहे हैं, हमने चेंज ही नहीं किया। वो हमको नाकारा निकम्मा समझते थे, क्लर्क बनने लायक ही समझते थे, ऑफिसर बनने लायक समझते ही नहीं थे। इसीलिए इंडिया से वो किसको रिक्रूट करते थे, क्लर्क को, ऑफिसर लाते थे ब्रिटेन से। हमारे लीडर्स ने बहुत लड़ाई लड़ी, तब जाके तो उन्होंने इंडिया से ऑफिसर्स अपॉइंट करना स्टार्ट किया। अब नहीं तो पहले तो इंडिया से ऑफिसर्स अपॉइंट होते ही नहीं थे, क्लर्क्स ही अपॉइंट होते थे, है ना। तो इंडिया में भाई नेशन वर्ड बहुत पहले से यूज होता रहा है। राष्ट्र शब्द का उपयोग ऋग्वेद से, ऋग्वैदिक काल, वैदिक पीरियड यानी कि 1500 बीसी के आसपास, उस समय से हमारे यहां नेशन शब्द का उपयोग होता रहा है ना। तो ये नेशन ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पता नहीं था किसी को, लेकिन अब चूंकि यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री है तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, अर्नेस्ट रेनन ने बताया 1882 में कि नेशन क्या होता है, चलो ठीक है मान लिया। और उनकी डेफिनेशन भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी उन्होंने क्या कहा, एक नेशन क्या होता है, कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है, एंड रिजल्ट। एक नेशन किन चीजों का एंड रिजल्ट होता है, एक नेशन होता है एंड रिजल्ट हमारे एंडेवर्स का, यानी हम जो कोशिशें करते हैं उनका, हम जो सेक्रीफाइसेस करते हैं उनका एंड रिजल्ट होता है एक नेशन। और हमारे अंदर जो डिवोशन होता है, जो भक्ति होती है, वो इसका एंड रिजल्ट होता है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें कौन करेगा भाई, तो हमारे पास एक सोशल कैपिटल होती है जो ये सारी चीजें करती है और इससे एक नेशन बनता है। क्या है वो सोशल कैपिटल, हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन एंड ग्लोरी। ये वो सोशल कैपिटल है जिसके बेसिस पर ये नेशन बनता है। हीरोइक पास्ट है, हम अपने हीरोज को याद करते हैं तो उनके एंडेवर्स हमें पता चलते हैं। महाराणा प्रताप को याद करेंगे, सुभाष चंद्र बोस को याद करेंगे, पृथ्वीराज चौहान को याद करेंगे, भगत सिंह को याद करेंगे, महात्मा गांधी को याद करेंगे। ये हीरोइक पास्ट है हमारा, और ये ग्रेट मैन है जिन्होंने ये हीरोइक पास्ट बनाया है। और इनकी जो ग्लोरी है, जब इस ग्लोरी को हम अपना मान लेते हैं तो हमारे अंदर वो फीलिंग आती है जिससे एक नेशन बनता है, नेशनलिज्म की फीलिंग। तो नेशनलिज्म एक्चुअली में है क्या, एक फीलिंग है। किस चीज की फीलिंग है ये एक फीलिंग है कॉमननेस की, बिलोंगिंगनेस की, कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। जब तक हमारे अंदर ये फीलिंग है कि हम सब भारतीय हैं तभी तक भारत है। जिस दिन से हमारे अंदर ये फीलिंग खत्म हो गई उस दिन से भारत ही नहीं रहेगा। क्योंकि एक राष्ट्र क्या होता है, एक देश क्या होता है, एक नेशन क्या होता है, एक नेशन होता है वहां पर रहने वाले लोग, कोई अलग से नहीं आ रहा है नेशन, है ना। सिर्फ एक टेरिटरी नहीं है, टेरिटरी आप खाली छोड़ दो, इंडिया के सारे लोग इसको छोड़कर कहीं चले जाएं तो क्या इंडिया रहेगा, खाली एक जंगल पड़ा रहेगा यहां पर, एक रेगिस्तान पड़ा रहेगा यहां पर, डेजर्टेड रहेगा ये पूरा, इसको आप नेशन नहीं कहेंगे। कोई भी टेरिटरी नेशन कब किससे बनती है, वहां के लोगों से। तो एक नेशन क्या होता है, वहां पर रहने वाले लोग। तो इंडिया क्या है, भारत क्या है, हम भारत हैं। इसीलिए हमारे संविधान में जब हमारी प्रियम्बल लिखी जाती है, प्रस्तावना लिखी जाती है, तो उसमें हम बोलते हैं हम भारत के लोग, है ना। तो एक राष्ट्र क्या है, हम हैं राष्ट्र, हम हैं भारत, कोई दूसरा नहीं है, हम सब भारत हैं, है ना। तो यही तो इन्होंने कहा कि भैया ये जो नेशन होता है ना, ये कोई टेरिटरी अकेली नहीं है, वहां पर रहने वाले लोग। कब, जब उनके अंदर कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हो। तो हमने क्या बोला, टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, to have common will in the present and to have performed great deeds together past में and to wish to perform still more in present। इन सब चीजों से नेशन बनता है। ये सारी एसेंशियल कंडीशन है किस चीज की, ऑफ बीइंग अ पीपल, ऑफ बीइंग अ पीपल, यानी कि क्या, नेशन। यहां से समझ में आ रहा है कौन है नेशन, ये लोग ही तो है ना नेशन, है ना, कुछ अलग से नहीं है नेशन, है ना। इसलिए हमने क्या कहा, नेशन क्या होता है, लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मतलब क्या, ब्रदरहुड, भाईचारा। तो एक नेशन क्या होता है, सारे लोगों के बीच में भाईचारा हो, उनके बीच में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हो, यही तो होता है एक नेशन, है ना। तो इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट मतलब क्या होता है,
मतलब डेली एक रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम में क्या होता है? एक डायरेक्ट वोट होता है, यस और नो, मतलब आप इंडियन हो कि नहीं हो, भारतीय हो कि नहीं हो, एक डेली प्लेबिसाइट होता है। हमारे अंदर द्वंद्व चलता है, हम भारतीय हैं कि नहीं है, ये ऐसा द्वंद्व चलता रहता है। और जब तक हमारे अंदर ये आंसर होता है यस वी आर इंडियंस, तब तक इंडिया है, तब तक एक नेशन है। और एक नेशन क्या है? अ प्रोविंस इज इट्स इनहैबिटेंट्स, वहां रहने वाले लोग। अब ये जरूरी क्यों है? इसीलिए क्योंकि एक राष्ट्र जब होता है तो वहां के लोगों के पास क्या होते हैं? राइट्स होते हैं। इफ एनीवन हैज टू बी कंसल्टेड, राइट है, एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड, वो कौन होते हैं? सिटीजन्स होते हैं। इनके पास अधिकार होता है। किस चीज का अधिकार है? कि भाई हम पर कैसे रूल किया जाए हमसे पूछो। इलेक्शंस के थ्रू हम बताते कौन रूल करेगा, जिसकी पॉलिसीज हमें सही लगती हैं उसको हम वोट देते हैं, वो इलेक्ट होकर आता है, रूल करता है, तो बता देते हैं कि भैया कौन रूल करेगा। माने हमसे पूछा गया, कंसल्ट किया गया कि कैसे रूल किया जाना है। अब ये नेशन बनाना क्यों है? नेशन का फायदा क्या होता है? नेशन का फायदा यही है कि लोगों के पास राइट्स होते हैं। एक नेशन किसी का फ्रीडम नहीं छीनता, लोगों को वहां पर फ्रीडम मिलता है ना। और एक नेशन जो होता है वो कभी किसी का जो फ्रीडम है वो खत्म नहीं करता, मतलब दूसरी कंट्रीज को एनेक्स नहीं करेंगे, उन पर कब्जा नहीं करेंगे अगेंस्ट देयर विल। यदि वो कंट्री के लोग चाह रहे हैं कि आप हमारे यहां आओ और हमें फ्रीडम दिलाओ तो एक बात अलग है, लेकिन एक नेशन जो होता है वो किसी भी कंट्री को एनेक्स नहीं करता है। वहां के लोगों को उनकी मर्जी के बिना अपने नेशन में, अपनी कंट्री में शामिल नहीं करते। इसीलिए हमने बोला कि नेशन की जो एग्जिस्टेंस है बहुत अच्छी होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेशन इज अ गुड थिंग और एक जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि यदि नेशंस नहीं होंगे तो गारंटी नहीं होगी लिबर्टी की। यदि नेशन है तो लिबर्टी की गारंटी है, और यदि नेशन नहीं हुआ तो ये जो लिबर्टी, आजादी है, खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी जो कि हम नहीं चाहते, है ना। तो नेशन समझ में आया क्या होता है, जब से नेशन लगे थे। नेशनलिज्म समझ में आया क्या होता है। अब हमने ये देखा भाई, चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, तो अब हमें ये समझना है फ्रेडरिक सॉर्यू जिन्होंने सारे वर्ल्ड के कंट्रीज को नेशन मान लिया, विजन किया कि ये सब नेशंस हैं, तो ये नेशनलिज्म यूरोप में आया कब और कैसे आया। तो अब इस पे बात करते हैं हम कि ये जो नेशनलिज्म है ये यूरोप में कैसे आया और कब आया। तो भैया ये आया 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी मतलब 1801 टू 1900। अब देख लो ये आया, ये ड्यूरेशन था जब यूरोप में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ 19th सेंचुरी में। एज अ फोर्स कैसे इमर्ज हुआ? एज अ फोर्स, एक फोर्स की तरह। क्यों कह रहे हैं एज अ फोर्स? क्योंकि इससे चेंजेस आए। फोर्स लगाते हैं तो चेंज आता है ना भाई, है ना। तो एज अ फोर्स इमर्ज हुआ नेशनलिज्म, जिससे चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए भाई? पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में चेंज आए। पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या चेंज आया? मोनार्कीज खत्म हो रही थी, डेमोक्रेसीज एस्टैब्लिश हो रही थी। मेंटल वर्ल्ड में तो बहुत सारे चेंजेस आए। पहले लोगों को पता ही नहीं होता था कि भाई उनकी एग्जिस्टेंस का कारण क्या है, उनके राइट्स क्या हैं। अब लोग इन सारे क्वेश्चंस पर सोचने लगे कि भाई हम पैदा क्यों हुए, इसी नेशन में क्यों, इसी जगह पर क्यों पैदा हुए, हमारे राइट्स क्या हैं, क्या ये जो मोनार्क के पास राइट्स हैं क्या इसके पास होने चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में आने। मेंटल वर्ल्ड में चेंज आ रहा है, सोच में बदलाव आ रहा है, और इसीलिए तो मोनार्कीज खत्म हो रही थी और डेमोक्रेसीज चालू हो रही थी। और इसका एंड रिजल्ट क्या निकला? इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। पहले क्या था? मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हुआ करते थे। मल्टीनेशनल, जैसे ऑटोमन एम्पायर टर्की पे भी रूल, ऑस्ट्रिया पर भी रूल कर रहा है, हंगरी पर भी रूल कर रहा है, आसपास के और एरियाज पर भी रूल कर रहा है। तो ये मल्टीनेशनल है। और डायनेस्टिक है यानी मोनार्की है और एम्पायर है। तो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर की जगह क्या आ गए? नेशन स्टेट्स। ठीक है। अब इन नेशन स्टेट्स को, या ये मल्टीनेशनल डायनेस्टिक स्टेट्स को हम मॉडर्न स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? मॉडर्न स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न स्टेट की जगह क्या आ गए? नेशन स्टेट्स आ गए। अंतर क्या है मॉडर्न स्टेट में और नेशन स्टेट में? तीन चीजें तो कॉमन है। क्या है तीन चीजें कॉमन? सबसे पहली चीज की एक सेंट्रलाइज पावर रूल करती है मॉडर्न स्टेट में, जो सोवरेन होती है। सेंट्रलाइज्ड है, एक जगह से रूल करेंगे। सोवरेन है मतलब कि उसके डिसीजन मेकिंग में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो देखो मोनार्की ऐसी होती थी, एक जगह से रूल करते थे, सोवरेन होते थे, और एक डिफाइंड टेरिटरी पर
रूल किया करते थे, ये मॉडर्न स्टेट होती है। ठीक है, अब नेशन स्टेट में क्या अंतर आ जाएगा, बस लोगों में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप हो जाएगी, है ना। तो ये चीज तो पहले से ही थी, मॉडर्न स्टेट तो पहले से ही थी, लेकिन नेशन स्टेट में क्या आ गया, नेशन स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, नॉट ओनली रूलर्स, मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। यहां डिसेंट का मतलब क्या है, ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन, शेयर्ड हिस्ट्री, कॉमन आइडेंटिटी, ये फीलिंग्स जब इनमें डेवलप हो गई तो वो क्या बन गया, नेशन बन गया। तो इस तरीके से यूरोप में नेशन बनना चालू हुए 19वीं सेंचुरी में, लेकिन इतना आसान नहीं था। ये जो नेशंस की हम बात कर रहे हैं ये हमेशा से नहीं थे, ऐसा नहीं है कि दे वर प्रेजेंट फ्रॉम टाइम इमॉर्टल, ऐसा नहीं है। ये जो कॉमन आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, शेयर्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और डिसेंट, कॉमन डिसेंट की बात कर रहे हैं, ये हमेशा से नहीं था, ये फॉर्ज किया गया है, बनाया गया है, फॉर्ज किया गया। कैसे फॉर्ज किया गया है, थ्रू द स्ट्रगल्स। किसका स्ट्रगल, हमारे लीडर्स का और कॉमन सिटीजन्स का। इन्होंने जो स्ट्रगल किया, इन्होंने जो एक्शंस लिए, इनके स्ट्रगल और इनके एक्शंस के कारण सिर्फ लीडर्स नहीं, कॉमन सिटीजन्स भी, कॉमन पीपल भी, इन दोनों ने जो स्ट्रगल किया, इन दोनों ने जो एक्शंस लिए, उसके कारण ये जो नेशन है ये फॉर्म हुए हैं। तो इस चैप्टर में हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कौन कौन सी डाइवर्स प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ और नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई 19वीं सेंचुरी यूरोप में। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगले टॉपिक में क्या आएगा, अपना इसका चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। हम उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे फ्रांस एक नेशन बना। ठीक है, उसके बाद अपन आगे धीरे धीरे करके पार्ट बाई पार्ट चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।